नमस्कार। न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। अभी काफ़ी पॉलिटिकल गहमा गहमी चल रही है। इस गहमा गहमी के बीच में मेरे साथ में है एनडीए के संयोजक और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार समेत कई मुद्दों पर जेडीयू और बीजेपी में मनमुटाव से नए सियासी समीकरणों के संकेत मिल रहे हैं। मौजूदा सियासी हालात और 2014 चुनावों की रणनीति के सवालों के साथ आमने सामने में आज शरद यादव। वेलकम टू द शो। शरद जी, पीएम का पिछले दिनों एक बड़ा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भरा बयान आया कि सपा हमें सपोर्ट करती है, नहीं करती है, लेकिन सरकार नहीं गिरती। इस बयान के पीछे कहीं जनता दल यूनाइटेड का सपोर्ट, कैंडिड सपोर्ट तो नहीं है? नहीं, वो परिस्थिति ऐसी है देश में। ये सरकार जो है वो एक तो कांग्रेस पार्टी के लोग मैनेज करने में काफ़ी उस्ताद हैं और 2-3-4 बार हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन कई तरह की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह अपना बहुमत जुटा लेते हैं। और मुलायम सिंह जी के बयान पर जो चर्चा चली वो कोई मायने नहीं थी, उनको जानता नहीं कोई। क्यों? इसलिए कि वो आदतन ऐसा काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में उनका बेस वोट एंटी कांग्रेस रहा है, तो वहाँ जाते हैं तो वो उनको चढ़ जाता है और वो तो बाकायदा पार्लियामेंट में बोल देते हैं। हाँ। ये सब बातें जो बोली हैं इनमें शब्दों का हेर फेर है। तो मुलायम सिंह तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं थर्ड फ्रंट बनेगा, ना बीजेपी सपोर्टेड ना कांग्रेस सपोर्टेड, और थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी। तो कैसे बनाएंगे मुलायम सिंह यादव? ना नहीं, थर्ड फ्रंट का तो कोई सवाल ही नहीं है अभी। आपको नहीं लगता कि थर्ड तीसरा फ्रंट बनेगा? थर्ड फ्रंट तब बनता था जनता दल नेशनल पार्टी था, तो कोई धुरी चाहिए। बगैर धुरी के कोई गाड़ी कैसे चलेगी, चक्की कैसे चलेगी? तो कोई धुरी नहीं है। अभी जो उन्होंने कहा वो सब एक तरह की अपने अंदर की इच्छा है वो, लेकिन जमीन पे नहीं दिखती कहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जमीन पर नहीं दिख रहा है, तो मुलायम सिंह यादव भी इतने कमजोर खिलाड़ी तो है नहीं, बहुत मंझे हुए, राजनीति में बहुत मंझे खिलाड़ी हैं, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? ये सब बातें, बहुत सी चीज़ें जो है वो वोट बैंक के लिए कही जाती है। उसमें ताकत आए, उत्साह भरे, भले बनना है नहीं बनना। तो चुनाव के समय आज से नहीं, ये पहले भी नाम चलते थे। अब जरा मीडिया का विस्तार इतना हुआ है कि ज़्यादा नाम चलते हैं। तो क्या लगता है कि ये जो बात बंदर घुड़की जो है मुलायम सिंह की, नहीं, बंदर घुड़की नहीं, ये सिर्फ मीडिया के लिए है? ना, ये वहाँ के लोगों को भी एड्रेस करते हैं। वो तीसरा मोर्चा बनेगा, बीजेपी कांग्रेस नहीं आएगी, तो उनका मतदाता जो है वो
कांग्रेस तो सतंग है वो। अच्छा, कांग्रेस के मन से खिलाफ है वो, और बीजेपी के साथ जा नहीं सकते हो। जो उनका वोट बैंक बना कर रखा उसमें नहीं है गुंजाइश। इसलिए आदमी जो है वो बड़बड़ाते रहता है, तो इसलिए उनका ये चलते रहता। पार्लियामेंट के भीतर भी करते हो, ये बात कोई बाहर का ही और ऐसी बात नहीं है। वो तो कहते भाई आपको न्यूक्लियर डील पे हमने सपोर्ट किया, हमको तो नुकसान हो गया। अच्छा ये बताइए शरद जी, तो आपके हिसाब से इलेक्शंस कब होंगे? मैं मानता हूँ कि चुनाव 2014 में होंगे, अपने समय पर? समय पर होंगे। इसलिए कि जो अंतर विरोध है चारों तरफ, उसमें सरकार नहीं जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, 6 महीने का फर्क है, इसलिए सरकार नहीं जाएगी। और मुलायम सिंह विड्रा नहीं करेंगे, ये जान लीजिए। वो कहेंगे लेकिन विड्रा नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ, हम लोग बहुत साथ रहे हैं। आप तो बड़ा उनके साथ आपका लंबा एसोसिएशन हाँ, रहा नहीं, है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वो इससे विड्रा नहीं करेंगे, जो परिस्थिति में जानता हूँ। इसलिए सरकार को ये पहले कोई चुनाव होगा, हाँ सरकार खुद ही पहले चुनाव करा ले, बात अलग है, लेकिन उसको पार्लियामेंट के भीतर बहुमत घटा के गिराना मुश्किल है। आपको लगता है कि फिर कोई एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी कोई चीज अगले सेशन में आएगी? ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन के मामले में हम 2-3 बार हार चुके हैं। अब 2 बार हारने के बाद तीसरी बार पहलवान कहाँ से उतरेगा? तो आप तो अभी से ही हारे हुए पहलवान की तरह से नहीं, बात हमारी कर रहे हैं। लड़ाई, हम वहाँ की जो लड़ाई वो जनता को बताते हैं। कांग्रेस तो कहीं बचेगी नहीं, वो कई स्कीम तो हम नहीं उठाए हैं। जो 2G वाला है, आपका जो कोल वाला है, तो ये बचेंगे कैसे? लोग तो सुन रहे हैं ना, मालिक जो है जनता है। पिछले काफी दिनों से नीतीश जी के ये बयान आ रहे हैं कि जो बिहार को विशेष दर्जा देगा उसी की सरकार बनेगी 2014 में। इसका क्या मतलब निकाला जाए? उनने जो कहा है, तो पार्टी जो मानती है कि ये देश की मांग है। बिहार भी बहुत बड़ा सूबा है, वो पीछे रहेगा, देश कभी नहीं बढ़ सकता। तो ये मांग जो है वो पूरी करनी पड़ेगी किसी को भी, इसलिए ये शर्त नहीं है। हाँ, ये पक्का मान लीजिए कि एनडीए में हम थे, हैं और रहेंगे। एनडीए से निकलेंगे नहीं? ना, सवाल नहीं। अगर मान लीजिए कि एनडीए की सरकार, एनडीए लेड सरकार आती है, तो बीजेपी का प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट तो बड़ा सीधा सीधा है, नरेंद्र मोदी है, तो उसमें जेडीयू कैसे खपेगा? जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये नेशनल एजेंडे पे है। वो विवादास्पद मुद्दे सब परे हैं। नंबर रहा ये कि किसी का भी जो नाम ले रही हैं आप, मैं नरेंद्र मोदी का नाम ले रही हूं। हाँ, वो ले जो ले रही हैं वो इसलिए कि आपका कल्पना है वो, ना तो बीजेपी ने और ना एनडीए ने, जो संस्थाएं हैं। और एक बात जान लेना कि अपोजिशन का आदमी एक एब्रेशन है, अटल जी। बाकी सब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बाद में बने। लेकिन जो सबसे बड़ा दल है एनडीए का, बीजेपी, उसमें तो मोदी पूरा मोदीमय हो गया, नमो नमो हो रहा है। बीजेपी ने अनाउंस नहीं किया प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। नमो नमो जो है वो जो आप कह रहे हैं, यदि वो सही होता तो बीजेपी की पार्टी क्यों नहीं नमो नमो कर रही? उनकी धमक तो है ना बीजेपी में, और वो तो ऐसा, वो बाद में आपको ये बोलेंगे ना कि आपको भी पता है कि हमारे ये कैंडिडेट रहे हुए, तभी तो इतने ज्यादा उनकी पोजीशनिंग हो रही थी। सवाल है कि सामूहिक फैसले पे जब चीज आएगी तब उसको मानना चाहिए पक्का। आपका जो जनता दल यूनाइटेड का जो चेहरा है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, दोनों के बीच में ये एक, जैसे बोलते हैं, ईगो क्लैश की जैसी स्थिति है। वो कहते हैं हमारा मॉडल बेहतर है, ये कहते हैं हमारा मॉडल बेहतर है, ये कहते हैं हमारी कमीज ज़्यादा सफ़ेद है, वो कहते हैं हमारी कमीज सफ़ेद है। इसमें एनडीए क्या करेगा? देखिए, ऐसा है कि जो देश के इलाके हैं वो अलग अलग हैं। नंबर 2, कभी भी हमारी पार्टी ने या नीतीश जी ने किसी आदमी का नाम लेकर विरोध नहीं किया, कभी नाम भी नहीं लिया, और दूसरे पक्ष से भी कोई नाम नहीं लिया गया। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसने भी कभी नाम नहीं लिया। अच्छा, आप बताइए, आप संयोजक हैं, गिवन अ चॉइस,
आपके लिए बेहतर कौन होगा, नरेंद्र मोदी का चेहरा या नीतीश कुमार का चेहरा? ये कठिन सवाल है और ये आपको नहीं बताया जा सकता। जिस दिन महफिल में बैठेंगे, संगठन में बैठेंगे, उस दिन तय होगा और आपको अंदाज होगा कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो है उसमें यानी मुरारजी को छोड़कर बाकी सरकार जो है वो कैसे बनी है, उसमें हमारा बहुत योगदान है। हम ये नहीं कह सब हमने किया, लेकिन हमारा योगदान हमेशा रहता है। तो सीधी बात है कि आज उसको क्यों बताएंगे, वो बहुत कठिन सवाल है ये। यानी मैंने आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी तो टेंट है, वो एक बम्बू चल रही है और हमारा जो अपोजिशन है वो टेंट है, कई बांसों पर खड़ा है। तो इसमें चीज़ों को समन्वय करके निकालना कठिन बात है। 2014 में आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस जाएगी और सरकार कोशिश करेंगे कि एनडीए बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीट आए तो उससे उत्तर आ जाएगा। और नहीं तो फिर वो समय आएगा 2014 के बाद, तो हमारी सबसे जान पहचान है, सबने हमारे साथ काम किया है, यानी जनता दल के साथ। जनता दल से ही 9 पार्टी बाहर गई हैं, तो उस समय देखा जाएगा। 3 बार भारत हमने बंद किया, 3 तो बार। क्या इसे ये माना जाए यानी कि लेफ्ट और बीजेपी, आप जितने जनता दल के जो ये सारे निकले हुए पार्टीज हैं, सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं क्या? नहीं, मुद्दों पे इकट्ठा कर लेते हैं हम। अभी आपके रिटेल एफडीआई पर करुणानिधि साथ दिया, मुलायम सिंह जी साथ दिए, मायावती जी साथ दी, ममता जी साथ दी। ये मुद्दा था और याद रखना, मुद्दे पे देश हमेशा बदला है। आपने वाजपेयी जी और अडवाणी जी के साथ भी काम किया है। आज की एनडीए और उस समय की एनडीए में आप क्या बदलाव देख रहे तो हैं? उनके साथ काम करने में कोई दिक्कत आई नहीं, क्योंकि वो सीमाएं और मर्यादाएं वो जानते थे। हमारा प्रोग्राम चलता है तो कई मुद्दों पर अलग चलता है और उनका प्रोग्राम, उनकी पार्टी के भीतर वो जो उनकी पूरी फिलॉसफी उस पर चलते हैं। लेकिन आप लोग जब इलेक्शन लड़ने जाते हैं तब सेक्युलरिज्म का मुद्दा उठा लेते हैं, जब आपको पावर में आना होता है तो एनडीए में आकर के उसको फिर आप बगल के उस पे छोड़ देते हैं। नेशनल एजेंडे पे गए थे, नेशनल एजेंडे पे चुनाव में गए थे। तो इस बार आप नेशनल एजेंडे पर जाएंगे? नहीं, वो विचार होगा, वो विचार होगा। मैंने कहा ना, ये टेंट है, ये टेंट जो है वो सबके मेल से चलता है। ये पंचायत है और वहाँ क्या कहते हैं, कांग्रेस में एक बम्बू और पूरा तंबू। अच्छा, ये बताइए शरद जी कि आपकी पार्टी में लोग ये कहते हैं कि शरद यादव जो हैं वो सिर्फ सेरेमोनियल अध्यक्ष हैं जनता दल के, चलाते तो नीतीश कुमार ही हैं, चलती तो नीतीश कुमार की ही है। ना ना, बिहार जो है वो बाकायदा पार्टी चलाती है। इस पार्टी को मैं शुरू से हम ही हैं, यानी जनता पार्टी के जमाने से लेकर अभी तक। भाई परसेप्शन तो यही क्रिएट किया हुआ है ना। यहाँ सुनिए ना, यहाँ जो है वो आपके अनुमानों से कैसे चलेगा। भारत बंद 3 बार हुआ है, वो तो कोई नहीं कराया, वो तो हम नहीं कराया। इसमें लेफ्ट था, सारी पार्टी थी, कौन नहीं हुआ। ये अभी प्रणब मुखर्जी बैठे, ये कौन ने वहाँ बिठाला है। बगैर ताकत के राजनीति में किसी की नहीं चलती। और हमारे सब साथी में तो कई मत के लोग थे, मेरी पार्टी में भी कई मत था। लेकिन 2014 में मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में सीधा मैंडेट आ जाता अच्छा है, लेकिन 2014 में दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ ऐसा आदमी बिठालना था जो देश के लिए लोकतंत्र बचाएगा। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि 2014 में अगर वो मोदी को बैठाते हैं तो आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे? अरे अजीब बात है, ये तो तय ही नहीं हुआ थे। आप तो जो जवाब पूछ रहे हैं वो लड़ाई के लिए पूछ रहे हैं। बात ये है कि शरद यादव हमेशा सेक्युलरिज्म के मुद्दे पर एक उनका स्टैंड रहा है, आज से नहीं, जब से उन्होंने राजनीति शुरू किया है। आज की डेट में माहौल ये लग रहा है कि बीजेपी, क्योंकि जब तक अटल अडवाणी का चेहरा था, बीजेपी के लीडरशिप थी, तो अटल जी खास करके उनका एक समता वाला फेस था, वो एक मॉडरेट फेस, हर को लेके चलने का फेस था। आज की डेट में ये मोदी का चेहरा और उसके साथ साथ उनका ऑफकोर्स 3 बार जीत करके आना वहाँ स्टेट में धमक के साथ,
लेकिन उसके साथ साथ गोधरा का भी मुद्दा उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनके उसके साथ साथ जिस तरीके से पूरे उस मसले को हैंडल किया गया उसका भी मुद्दा जुड़ा हुआ है, तो उसमें शरद यादव जैसे लोग क्या करेंगे? एक बात जान लीजिए कि सेकुलरिज्म जो है वो गांधी, लोहिया, जयप्रकाश के लोग हैं। मैं हूँ, चाहे वो आपके नीतीश कुमार हो, जब ये मुद्दे आएंगे तो पार्लियामेंट के भीतर ये सब लोग जो मेरे से बाहर गए हैं, जो मैं खड़ा होकर के बोलूँगा वही मानेंगे। उसूल की जो राजनीति है उसको जब हम तय कर देंगे तो वही चलेगी। तो सेकुलरिज्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मैंने कहा नेशनल एजेंडा बना है और नेशनल एजेंडा सेकुलरिज्म पर है। बीजेपी यदि पार्लियामेंट के भीतर आ जाए तो वो जो दूसरे लोग जा रहे हैं वो सेकुलर है तो जाना नहीं चाहिए उनको। बड़ा देश है ये। और जब आता है फैसला तो वो साझे के लिए आता है कि साझे बैठो। तो क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होगा इस देश में? 25 साल से हो रहा, आगे भी होगा। कोई एक पार्टी को बहुमत मिलने ही वाला नहीं। अब वो समय निर्धारित नहीं कर सकता, क्योंकि इस देश में अनुमान लगाना, आप यदि आगरा का टिकट कटाएंगे तो बरेली पहुंच जाएंगे। इसमें तो डे टू डे कुछ होता है और लंबे समय के लिए सिद्धांत पकड़ना पड़ता है। तो अगर ये सिद्धांत के ऊपर पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होता है तो क्या जनता दल यू दूसरी जमीन भी देख सकती है एनडीए के अलावा? हम अपोजिशन में रहे हैं, अपोजिशन में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी को मैं मानता हूँ बहुत, जो परिस्थिति है उसमें मुझे बहुत रंज और अफसोस है। जैसी तबाही बर्बादी कांग्रेस पहले भी रहती थी, जैसी इस बार हुई है, इनको पूरी तरह से हटाना है। और हटाने के बाद क्या होगा वो उस दिन सोचेंगे। तो ये क्या माना जाए कि नीतीश कुमार भी एक प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है? वो चीज़ सामने ही नहीं है अभी। सामने होगी तो जरूर सोचेंगे। लेकिन आप क्या मानते हैं? अरे हमारे तो दोस्त ही हैं, 35 साल से हमारे पास रहे हैं। पर शरद यादव को क्या लगता है कि नीतीश का नाम आगे बढ़ाना चाहिए? जो संगठन है एनडीए है उसमें बैठ के तय करेंगे, और उसमें कोई हमारी अकेली पार्टी नहीं, मैं तो जनता दल यू की बात पूछ रही हूँ, मैं एनडीए की बात नहीं जनता दल यू के पास होती तो फिर आपसे हम इतना देर क्यों बात करते हैं? हम सीधी बता देते कि भाई नहीं, हमारा कैंडिडेट जो है वो कल आपको बता देंगे। अरे जब बातें होंगी कि हाँ भाई आपका ये कैंडिडेट है, हमारा ये कैंडिडेट है, तब उसमें मैं वो पूछ रही हूँ कि क्या शरद यादव को लगता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए एक उचित कैंडिडेट है? नहीं, मुझे जो लगता है मैं बोल नहीं सकता। आप बोलते रहिए। मेरे को जो लगता है वो जब मौका आएगा तब मैं देखूंगा। मैं कन्वीनर हूँ तो मेरी मर्यादा अपनी पार्टी भर को प्रमोट करने की नहीं है, पूरे देश को और दुनिया को देख करके एनडीए चलाने की भी है। आपके जो विचार हैं वो लोग कभी कहते हैं अरे शरद जी क्या बोल गए पार्लियामेंट में, क्यों ऐसा क्यों? जैसे रेप के मुद्दे पर जब आपका बहस था तो आपने कहा अरे प्यार को आप कर्टेल कर रहे हो। मैंने जो बात कही थी उसमें बहुत बड़ी तादाद है जो मेरे हक में सोचती है। मैंने कहा कि ये आप जो कानून लगा रहे हो देखने का और पीछे जाने का, इसको कौन तोलेगा, कौन माफ करेगा इसको? ये तो पुलिस के हाथ में एक ऐसा हथियार दे दिया आपने कि ये बेईमान व्यवस्था, सब बेईमान लोग हैं, इसको करेंगे। लेकिन जितने विमेन एक्टिविस्ट हैं वो उन्हें सब कुछ मालूम है देश के बारे में? वो सब खड़ी हो गई कि शरद यादव क्या बोल रहे हैं। ना, वो क्या जानती है? देश की जो परिस्थिति है वो दिल्ली में बैठ के थोड़ी दिखती है। अब जबलपुर में जाकर के हम किसी लड़की से बात करते थे तो पूरे शहर मुड़ जाता था कि नहीं ये लड़की से इनका चल गया। अरे गजब बात भाई। तो हम फिर रिस्ट्रिक्ट रहते थे कि भाई कोई से बात करना बेकार है, क्योंकि अपने को बहुत आंखें देख रही हैं। हमारा मतलब एक लड़की से बाकायदा प्रेम था, लेकिन हमारे घर के लोगों ने आकर के बॉम्ब मचाई और कहा कि हमारे यहाँ की बेटियों की शादी नहीं होगी। तो 20-25 लड़की हमारे घर में। तो हम दोनों ने तय किया और इसके बाद हम कभी ज़िंदगी में नहीं मिले। उसकी शादी हो गई, हमने उससे नहीं मिली, वो हमसे मिली, क्योंकि उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी।
क्योंकि ये देश की तासीर ऐसी है। तो मैंने जो बात कही थी वो कोई मेरे पास बहस करने आ जाए, वो जितनी भी लेकिन महिला हैं। शरद जी के लिए ये परसेप्शन क्यों है कि वो विमेन रिजर्वेशन नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट में, जो एक नई परिस्थिति में जो विमेन एम्पावरमेंट है उसके खिलाफ है? क्यों ऐसा परसेप्शन है? ना ना ना, मैं कहता हूँ कि 85% जो महिलाएं हैं तो उनको इंक्लूड नहीं करोगे, मैं तो करूँ 100% करो, लेकिन देश की हकीकत को उठा कर रखोगे, संविधान में नहीं रखोगे। फिर क्यों नहीं लोगों ने किया? एक मेरी बात पे थोड़ी पार्लियामेंट रोक सकती है, किसी को हिम्मत नहीं है क्योंकि वो कर नहीं सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सबसे लोएस्ट कास्ट की औरत है और हायर कास्ट की औरत है, उनके एनवायरनमेंट में दोनों में फर्क है। तुम कहते हो मुसलमान औरतें पर्दे में बंद, क्यों नहीं पर्दे से निकालते हो? तो रिजर्वेशन का मतलब है कि पंचायत जैसे आपने किया, हमने 50% किया, लेकिन हमने समाज की हकीकत को इनकारपोरेट किया है। यहाँ भी हम कह रहे हैं और हमारी बात को धीरे धीरे लोग मान जाएंगे। अब बहुत लोग हैं जो 15% औरतों के लिए कह रहे हैं कि ये महिला हैं। अरे मेरी माँ भी महिला थी। अच्छा ये बताइए शरद जी, आप तो बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, राहुल गांधी जी आए हैं, आप उनके टेन्योर में कांग्रेस को कैसे देख मैं रहे हैं? उसमें जो सोचता हूँ वो बोलता नहीं हूँ, मौका आएगा बोलूँगा। उन्होंने कोई ऐसी बात ही नहीं कही जिसको मैं कहूँ। वो ना सोनिया जी ने कभी कही है, उन्होंने कही है। हाँ, राजीव जी करते थे, राजीव जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। पंजाब का चुनाव हम दोनों ने मिलकर कराया था। तो सवाल है ना कि इंदिरा जी मुझे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मेरा घर तो कांग्रेस ही है, मैं अकेला ही कांग्रेस से बाहर हूँ। तो राहुल जी के बारे में मुझे गहराई से जानकारी, मैं उनको समझता नहीं हूँ। और आदमी को बगैर समझे बोलना, उसके साथ अन्याय करना है। अच्छा ये बताइए, मनमोहन सिंह ने ये कहा कि हो सकता है कि तीसरी बार यूपीए बने, और इंटरव्यू में ऐसे बोला कि मैं भी हूँ। तब मैं इसमें क्या कहूँ? ये तो उनसे पूछो आप। नहीं, उनसे क्या पूछे भाई, या उनके- देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे तो सीनियर लीडर्स की उस पर राय तो होगी ना। ना, वो तो उनने जो बोला है वो पार्टी ने ब्रीफ दिया होगा, वो बोला होगा। कांग्रेसी कल्चर के आदमी ने कहा उनसे, मुझे जानकारी नहीं है। कहा कि सरकार नहीं जाएगी, ये बोलिए आप, 2014 तक चलेगी। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस तिकड़म में बड़ी उस्ताद है, वो बहुमत बना लेंगे। अब ये 8-9 साल का हमारा अनुभव तो यही है, इसलिए किसी ने उनसे कह दिया। हमको विश्वास था कि मुलायम सिंह जी ये जो कह रहे हैं वो करेंगे नहीं, वो विड्रा नहीं करेंगे। और हमने आपके चैनल ने भी हमारा इंटरव्यू ले गया, खुलवा के देख लो उसको। मुलायम सिंह बदले बाद में, उसके पहले हमने कहा ये कि ये विड्रा नहीं करेंगे, जो बोल रहे हैं भले बोल रहे होंगे गुस्से में, लेकिन ये विड्रा नहीं करेंगे। तो उनको आप पॉलिटिकली क्या मानते हैं? उनको उनकी बातों पर लोग कैसे विश्वास करें? बोलते आज कुछ है और कल बदल जाते हैं, तो उसको पॉलिटिकली कैसे समझा जाए? नहीं भाई, आपने देश जिस तरह से बना कर रखा है, हजारों बरस में लोग कई तरह के विकारों से इंसान बने हुए हैं। अब मायावती, आपके आंध्रा में देखिए जगन मोहन, वो 6 महीने में एनटीआर बन गया मुख्यमंत्री। तो ये है ऐसा देश। तो मुलायम सिंह जो बोल रहे हैं वो जो धरती से निकले हैं, धरती से जो समझा है, और उसके बाद जब ताकत हो गई तो फिर उनको आज़ादी है, कुछ भी बोलते हैं। उनका जो मानस है वो उनका नहीं बनाया हुआ है। भारतवर्ष में जो सामाजिक संरचना है उससे बना हुआ है। तो इसमें मायावती होती है तो इसे झेलना पड़ेगा। आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है, यूपीए 2 टर्म को पूरा करेगी और चुनाव उसी वक्त पर होगा जब होना है। मैं ये पक्का मानता हूँ कि यूपीए चाहेगी तो 2014 तक, वो नहीं चाहेंगे तो पहले हो सकता है। यूपीए के ऊपर डिपेंड लेकिन करता वो यूपीए के हाथ में इनिशिएटिव है, हमारे हाथ में नहीं है। थैंक यू सो मच।
तो ये थे एनडीए संयोजक शरद यादव जी आमने सामने में। अगले हफ्ते मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।